वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम देखते हैं चौथा चैप्टर हमारी वित्तीय संस्थाएं इकोनॉमिक्स की। क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय संस्थान किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों को लेन देन होता है? अल्पकाल के लिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत होता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1935 में। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन होती है? भूमि विकास बैंक होती है। आगे कहता है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1969 ईस्वी में। इनमें कौन सा संस्थागत वित्तीय संसाधन है? व्यावसायिक बैंक। नोबेल पुरस्कार से संबंधित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? अभी 14। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय संसाधन कौन सा होता है? तो महाजन दिए गए ऑप्शन के अनुसार। शेयर बाजार के नियामक कौन होता है? सेबी होता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? आयकर को। भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ किस वर्ष किया गया था? 1904 में। भारत में 1 रुपया का नोट जारी कौन करता है? तो वित्त विभाग करता है। बाकी सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है पंचायतों के वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। आगे कहता है कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वृत्ति करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? नाबार्ड है जी। कहता है सहकारिता साख समिति का कानून को पारित किया गया था 1904 में। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? प्रोफेसर यूनिस। कहता है बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था? 1976 में। दो केंद्रीय सरकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? जिला स्तर पर। आगे कहता है प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? अल्पकालीन। 4 सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग विषय कब बनी? 1919 ईस्वी में। 5 क्षेत्रीय ग्रामीण 25वां हो गया ना जी, ओ सॉरी 25वां क्वेश्चन हो गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब किया गया था? 1975 में। निम्न में कौन व्यापारियों के लिए है खाता विशेष रूप से चालू जमा? कहता है भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 5वां रोजगार एवं सेवाएं। आर्थिक विकास संबंधित होता है परिणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन से। सी ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। आगे कहता है विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न होती है कृषि क्षेत्र में। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? महात्मा गांधी का। निम्नलिखित में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या होता है जी? स्वास्थ्य सेवाएं होती है, आवास होती है, शिक्षा प्रशिक्षण, इनमें से सभी। कहते हैं निम्न में से कौन सा पिछड़ा राज्य है? तो दिए गए ऑप्शन में बिहार को पिछड़ा राज्य है। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होता है? जीविकोपार्जन। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है? सेवा क्षेत्र को तीसरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कौन सी सेवा गैर सरकारी संस्था है? तो मॉल सेवा इसमें दिए गए ऑप्शन में गैर सरकारी सेवा है। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिन के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? 100 दिनों के लिए। मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या होता है? ज्ञान भी होता है, कौशल होता है, अनुभव, इनमें से सभी। इनमें से सभी। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब किया गया था? 1989 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? सहकारी क्षेत्र। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दिए गए ऑप्शन में से सभी ऊर्जा का स्रोत है। कोयला भी है, पेट्रोल भी है और विद्युत भी है। भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। भारत के विकास घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है? सेवा क्षेत्र का। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्रों में। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? जो उपभोक्ता खरीदता है। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ऊर्जा। मनरेगा शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश से सबसे पहले। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सेवा क्षेत्र का। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन रिपीट होने लगी। कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी दोनों पाई जाती है। सी ऑप्शन ए और बी 2 होगा। चलिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिलता है? बी निर्माण क्षेत्र को। चैप्टर 6 वैश्वीकरण। निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? राष्ट्रीयकरण। निम्न में कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो दिए गए ऑप्शन में सभी है। फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है, कोको कोला भी है।
वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? विश्व आर्थिक व्यवस्था से। आगे कहता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जी जेनेवा में है। वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने हैं? 5 हैं। आगे कहता है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? दिए गए ऑप्शन में सभी को, उदारीकरण को, निजीकरण को और वैश्वीकरण को। 1991 में मनमोहन जी की सरकार थी तो उस समय इस नीति को लागू किया गया था। मनमोहन जी वित्त मंत्री थे, नरसिंहा राव की सरकार थी। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? टाटा, बाकी सब विदेशी है। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1995 में। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? दिए गए ऑप्शन में से सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। आगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो इनमें से कोई नहीं। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों का हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्नलिखित में से किस में बदल दिया जाता है? विशेष आर्थिक क्षेत्र में। निम्न में से किसे कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इन्फोसिस भारतीय है। चलिए ठीक है, 7वां चैप्टर में मिलेंगे।